रामचंद्र कह गए सियासे, ऐसा कलयुग आएगा, गाड़ी खरीदोगे कैश से और पेट्रोल लोन पर आएगा। पेट्रोल और डीजल के दाम 10 दिनों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए लीटर से अधिक का हो गया है। अनूपपुर शहर में तो सामान्य पेट्रोल भी 100 रुपए से ज्यादा का हो गया है। भारत में अब ऐसे कई शहर हैं जहां पेट्रोल 98 से लेकर 100 रुपए लीटर बिक रहा है। उपभोक्ता को समझ नहीं आ रहा कि ये दाम अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बढ़ रहे हैं या उन कारणों से जिसका पता नहीं। तो इस बार दाम क्या इसलिए बढ़े कि भारत जैसे प्रतिभाशाली देश ने अतीत में काम नहीं किया, इसके कारण मिडिल क्लास पर भार बढ़ा है। 70 साल में कुछ नहीं हुआ वाला ये लॉजिक नजर आता है। रिपब्लिक भारत ने गृह मंत्री अमित शाह का एक विस्फोटक और धमाकेदार इंटरव्यू किया। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजनीतिक संपादक ऐश्वर्या कपूर ने अमित शाह के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत की। मैं चाहता हूं पूरी इंटरव्यू आज आप देखें। पूछता है भारत में, उसके बाद हम डिबेट करेंगे। अमित शाह ने ये पूरा इंटरव्यू एक हिंदू शरणार्थी के घर के सामने बैठ कर दिया। इसके पीछे खास मकसद भी था, क्योंकि इन हिंदू शरणार्थियों के लिए आवाज उठाने वाले बहुत कम लोग हैं। दोस्तों, इंटरव्यू को देखें तो यह साफ हो जाता है कि अमित शाह फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, एग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं, डिफेंसिव नहीं। उन्होंने बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही सीएए लागू करने की बात कही है। उन्होंने साफ कर दिया कि तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ, अपीसमेंट वाली पॉलिटिक्स के खिलाफ जय श्री राम का नारा है। पेट्रोल पर केंद्र और राज्य 60% तक टैक्स लगाते हैं, डीजल पर 54% के करीब। एक साल के भीतर केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 9 रुपए 98 पैसे से बढ़ाकर 32 रुपए 98 पैसे कर दिए, 3 गुना से अधिक। इस तरह डीजल पर उत्पाद शुल्क 15 रुपए 83 पैसे से बढ़ाकर 31 रुपए 83 पैसे कर दिए। एक सरकारी वेबसाइट है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल। इसकी साइट से पता चलता है कि 2014-15 से पेट्रोलियम से सरकार के खाते में कितने पैसे पहुंचे हैं। तो 2014-15 में 3,32,620 करोड़, 2015-16 में 4,14,506 करोड़, 2016-17 में 5,24,945 करोड़, 2017-18 में 5,43,026 करोड़, 2018-19 में 5,75,632 करोड़, 2019-20 में 5,55,370 करोड़। कोविड के दौरान सरकार की कमाई काफी घटी है, लेकिन आप 2014-15 से 2019-20 के बीच कमाई देख सकते हैं कि करीब करीब दुगनी, 1.5 गुनी, 2 गुनी हो चुकी है। क्यों पेट्रोल डीजल के टैक्स पर निर्भरता बढ़ती जा रही है? क्या इस वक्त सरकार के पास पैसे नहीं हैं? क्या इसलिए लोगों के पास जो भी पैसे हैं उसे सरकार निकाल लेने के फिराक में है? 22 जनवरी को इंडिया स्पेंड में रोहित ईरानी ने एक लंबी रिपोर्ट की है, जिसमें बताया है कि भारत की जीडीपी में घरेलू बचत का हिस्सा घटता जा रहा है। 2012 में 24% था, जो 2018 में 17% हो गया। लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है, बचत से निकाल कर खा रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते चले जा रहे हैं। घरेलू बचत का स्तर 1991 के बराबर पहुंच गया है। ऐसा नहीं है कि सब दुखी हैं, पॉजिटिव न्यूज भी है, जिससे पता चलता है कि कुछ तो अच्छा हो रहा है। जनवरी महीने में ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार तालाबंदी के दौरान, महामारी के दौरान भारत के 11 अरबपतियों की संपत्ति इतनी बढ़ गई कि वे अगले 10 साल तक मनरेगा का बजट उठा सकते हैं। सिर्फ 11 लोग, कम से कम 11 लोगों ने प्रतिभा के दम पर विकास किया है। इसी महामारी के दौरान 24% भारतीयों की एक महीने की आमदनी 3,000 रुपए से भी कम हो गई। 24% मतलब 32 करोड़ से अधिक भारतीय। गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़े हैं। इन सब के कारण आमदनी पर बहुत बुरा असर पड़ता जा रहा है। के साथ आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है बंगाल में बम गोलियों की सियासी लीला किसकी। रिजू दत्ता जी, आप थोड़े टेंशन में लग रहे हो आज। देखिए आपकी लाइन भी कट गई, जरा एडजस्ट कीजिए अपने स्क्रीन को। हाँ, थोड़े टेंशन में हो गए आप आज।
आपने देखा किस अंदाज में अमित शाह ने जवाब दी वहां पे। संजीव उनियाल जी, ये रिजू दत्ता सोच रहे थे इतनी कॉन्फिडेंस 150, 160, 170, 180 नहीं, सीधे कह रहे हैं 200 पार बीजेपी की सरकार। बात पे पहले किसानों का रेल रोको अभियान, किसान आंदोलन का आज 85वां दिन है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक देश भर के कई शहरों में किसानों ने रेल पटरियों पर उतरकर प्रदर्शन किया। पुलिस की बड़े पैमाने पर तैनाती रही, बावजूद इसके किसान अपना आंदोलन करते रहे। अच्छे दिन आपके आने वाले हैं बादल जी, आज तो रोशनी मेरे नाम को व्यर्थ में मत पुकारिए। मैं आपसे पूछता हूं और आज पूछता है भारत, बादल देवनाथ जी जो वहां पे बैठे हैं, 1 मिनट, बादल बरसते हैं मगर गरजते हुए अमित शाह ने पूछा कि जय श्री राम के नारे को, अमित शाह ने अगर पूछा कि जय श्री राम के नारे पर आपत्ति किसने जताई? जय श्री राम के नारे पर संजीव उनियाल जी आपत्ति किसने जताई, पूछता है भारत। मेरे देवनाथ क्या बोलेंगे? जय श्री राम के नारे पर आपत्ति किसने जताई? क्या बोलेंगे? जय श्री राम के नारे पर सवाल किसने उठाए? कट्टरता के विरुद्ध सेकुलर युद्ध है। एक बार मैं आपको खबर जल्दी से बता देता हूं। दरअसल फ्रांस की तरफ से कट्टरता के खिलाफ एक बहुत ही सख्त कानून लाया गया है और यह सबसे सेकुलर कानून बिल है। कानून की शक्ल अख्तियार करेगा, लेकिन यह सबसे सेकुलर कदम फ्रांस की सरकार ने कट्टरता के खिलाफ उठाया है। और इसमें जो प्रावधान है मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। इसमें अब मस्जिदों की निगरानी होगी, ध्यान से सुनिएगा। इसमें मस्जिदों की जो है निगरानी होगी, इस्लाम की अतिवादी व्याख्या नहीं होगी, सलाफी विचारधारा का प्रचार प्रसार रुकेगा, मदरसों और मस्जिदों की फंडिंग पर नजर रहेगी, इमामों की ट्रेनिंग पर नजर रहेगी और बच्चे रेगुलर स्कूल जाएंगे। मस्जिदों की निगरानी और कड़ी की जाएगी, सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया जाएगा। यह कट्टरता के खिलाफ फ्रांस मॉडल है, कट्टरता के खिलाफ, और इसको नाम दिया है पेटी लॉ भी इसको कहा जा रहा है। वैसे इस पेट्रोल शतक लगा चुका है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 100 रुपए पार कर चुका है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल 125 रुपए, 100 रुपए 25 पैसे, 125 नहीं, 100 रुपए 25 पैसे पर बिक रहा है। बौछार तो एक तरफ है, मगर इन सबके बीच बम धमाकों और खून खराबे वाली सियासी हिंसा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चाहे वो सूबे के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला हो या फिर शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर पथराव हो, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बंगाल के दौरे में गृह मंत्री अमित शाह राजनीतिक हिंसा पर खूब गरजे। उन्होंने कहा कि यह हिंसा बंद होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। आपकी कार में भी टूल किट होता है, चेक करते रहिएगा। अखबारों में टूल किट को ऐसे लिखा जा रहा है, अलग रंग देकर बोल्ड लेटर में, जैसे बम हो। किसान आंदोलन को पहले दिन से आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश हो रही है। Big thank you for being here.